हेलो शिक्षक साथियों, बीएड एवं डीएलएड प्रशिक्षुओं, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2021 उच्च प्राथमिक स्तर की जो आपकी परीक्षा 2022 में संपन्न हुई थी, उस पेपर में जो आपका बाल विकास का पोर्शन आता है उसको मैं यहां पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2000 जो आपका 22 में जो परीक्षा हुई थी यूपी टेट 21 वाली, उसमें जो प्राथमिक स्तर का आपका बाल विकास का जो आपका पोर्शन था उसको मैंने करवाया था। और अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को आप जो है सॉल्व करके देखेंगे अपने हिसाब से तो अलग तरीका होगा आपका। मैं जैसे करवाता हूँ उसका तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं जब व्याख्या करता हूँ तो जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब उस क्वेश्चन के सराउंडिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं सब कराने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपकी क्या होती है कि क्वेश्चन के साथ साथ जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, और अगर आपने कंसेप्ट नहीं भी पढ़ा है तब भी आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको कंसेप्ट को समझना है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे। जो वीडियोस अभी नहीं अवेलेबल हैं उनको मैं समय समय पर आपको जो है उपलब्ध कराता रहूँगा, और जिनकी भी आपको आवश्यकता लगती है कि नहीं जो है इस टॉपिक पर वीडियो होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें, मैं उस संबंधित टॉपिक से वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करा दूँगा। तो जो भी शिक्षक साथी अभी सेवा में हैं उन सभी के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है, और उन सभी शिक्षकों को जो है टेट की परीक्षा देनी है, चाहे आपके वो प्राथमिक स्तर में हो चाहे जूनियर स्तर में हो। अगर आपको प्रमोशन लेना है तभी भी आपको जो है वहाँ पर टेट देना अनिवार्य है। तो जितने भी साथी हैं, चाहे वो डीएलएड कर रहे हों किसी भी सेमेस्टर में हो, या फिर आप बीएड कर रहे हों किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आपकी तैयारी के लिए आपको जो है बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जो है उसके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका ये 2022 की आपकी जो परीक्षा हुई थी यूपी टेट 21 की, ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर का आपका पेपर है और मैं इसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है उसको हम करने का प्रयास कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने वहाँ पर मूल प्रवृत्ति पर विस्तृत चर्चा कर ली थी। देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर वर्ड आता है मूल प्रवृत्ति आता है, ठीक है, मतलब जो आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं, अगर वो आपका आता है तो आपके पास एक जो मनोवैज्ञानिक आपके बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। मैकडूगल महोदय ने ही सर्वप्रथम जो है मूल प्रवृत्ति के बारे में जो है बताया था, और उन्होंने 14 जो आपकी प्रवृत्तियां होती हैं इनको मूल बताया था, ठीक है। उसमें आपका भय है, क्रोध है, स्नेह है, ईर्ष्या है, प्रेम है, इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती हैं इसको हम जो है बोलते हैं मूल प्रवृत्तियां। तो 14 बताई थी। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो है इसकी प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है किसमें, केवल चूहे था बिल्लियों में। देखिए, अगर हम भय की बात कर लें या क्रोध की बात कर लें तो ये सारे के सारे प्राणियों में होता है, मतलब ये नहीं कि केवल आपके जो है मनुष्य में होता है, केवल बिल्ली में होता है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया उलझाने के लिए दिया गया है, ठीक है। देखिए, प्राइमरी का और जूनियर का जो आपका पेपर होता है बाल विकास का पोर्शन, ये बहुत ही अलग नहीं होता है, ये आपका लगभग सेम ही रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप जूनियर के लिए बाल विकास अलग से पढ़ेंगे या प्राइमरी के लिए बाल विकास अलग से पढ़ेंगे। आपके लिए क्या है कि दोनों आपके जो है एक ही पैटर्न पे आते हैं, दोनों के क्वेश्चन पेपर आपके जो है उसी लेवल के आते हैं। तो कहीं आपको अलग नहीं पढ़ना है, आपको बाल विकास को समग्रता से पढ़ना है, और ऐसा पढ़ लें कि आप दोनों में काम कर जाए आपका। और अगर आप ऐसे पढ़ लेते हैं तो आपको जो है 30 में से आप जो है लगभग 28 से क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, मतलब 25 से 28 क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर केवल मनुष्य में आपका यहाँ पर नहीं होता है, सभी जीव में होता है। तो यहाँ पर सभी जीवितों में तथा जन्मजात, और मैंने बताया मैकडूगल ने बताया कि ये जन्मजात होती हैं और प्राकृतिक होती हैं। तो ये आपका सभी जीवों के लिए आपका यहाँ पर जो है होती हैं। कलाकार भी आपके मनुष्य में आते हैं, तो यहाँ पर इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 के यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 प्रवृत्तियाँ होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं, ठीक है, और ये जन्मजात होती हैं और प्राकृतिक होती हैं। तो क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से घुमा करके पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आपका रिपीट हो चुका है, तो इसको आप जो है कभी भी इग्नोर ना करें। इंग्लिश में जो लोग इंग्लिश में अगर बाइलिंगुअल आप जो है देखें, आप मिल रहा है आपको जो है, अगर आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ के आराम से कर सकते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज़ फाउंड इन लिविंग ऑल लिविंग थिंग्स एंड इज इनबॉर्न, मतलब जन्मजात होती हैं और नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर आपका
भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य जो आपकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इनमें से शामिल है। मतलब किस अनुच्छेद में? देखिए, आप अगर यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं या आप इसके बाद शिक्षक भर्ती की परीक्षा देंगे तो ये सारी की सारी परीक्षाएं आपकी क्या होती हैं, सब शिक्षा विभाग से हैं। तो कम से कम आपको ऐसे अनुच्छेद जरूर मालूम हो जो आपके शिक्षा से रिलेटेड हैं, वो चाहे आपका अनुच्छेद 21 का हो, चाहे आपका अनुच्छेद 45 हो। तो इसमें जो है हमें ध्यान देना है कि अगर हम 6 से 14 वर्ष की बात कर रहे हैं और वो भी कैसा है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखिए यहाँ पर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्री एंड कंपलसरी, फ्री भी है लेकिन कंपलसरी भी है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपका अनुच्छेद आपका 21A आप चाहे कह लें इसको और चाहे आप इसको 21 का कह लें, ठीक है। ये दोनों बातें आपकी एक ही जैसी हैं। आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में आप ए कह सकते हैं। तो ये आपका जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपका जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपको जो है देता है, संविधान आपका अधिकार देता है। अगर हम इसके बाद और जो आपके अनुच्छेद दिए गए, अनुच्छेद 15 में क्या होता है, तो अनुच्छेद 15 आपसे कहता है कि किसी भी व्यक्ति का हम उसके लिंग, जाति, धर्म या वंश के आधार पर उसका हम भेदभाव नहीं करेंगे उससे। अनुच्छेद 26 आपसे कहता है कि जो भी आपका धर्म हो आप धार्मिक कार्यों में स्वतंत्रता रख सकते हैं, मतलब आप जो है अपने कार्य को स्वतंत्रता रूप कर सकते हैं। अनुच्छेद 45 भी आपका है शिक्षा से ही, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 45 आपसे कहता है कि अगर राज्य का ये दायित्व है कि वो जो है जो भी बच्चे 6 वर्ष से कम हैं उन सभी की देखरेख और उनकी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करे। ये राज्य का दायित्व निर्धारित करता है अनुच्छेद 45, ठीक है। तो ये दोनों आपको, अनुच्छेद 45 भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो 45A आपका जो है, सॉरी 45 आपका जो है इसको भी आपको ध्यान देना है और आपका 21A, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका 4 है ये आपका बिल्कुल आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपका क्रेचमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहाँ पर दो आपके टॉपिक ऐसे हैं, वो आपका पहला चाहे व्यक्तित्व वाला हो चाहे आपका बुद्धि का हो, ठीक है। दो टॉपिक आपके हैं, एक आपका जो है व्यक्तित्व वाला, ठीक है, चैप्टर, और दूसरा आपका यहाँ पर जो है बुद्धि वाला चैप्टर, ठीक है। तो दो आपके चैप्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, व्यक्तित्व और बुद्धि। अब हमें करना क्या है कि व्यक्तित्व को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से डिफाइन किया है कि व्यक्तित्व के इतने प्रकार हैं। जैसे युंग महोदय ने बताया कि आपका जो है व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, और आपका क्या होता है यहाँ पर आपका उभयमुखी होता है। तो क्रेचमर महोदय ने क्या बताया, देखिए कहीं पर आपका मिलता है क्रेचमर मिलता है, कहीं कहीं आपको मिलता है क्रेचमर। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे, क्रेचमर कहें आप चाहे क्रेचमर कहें, ठीक है। कभी कभी आपको मिलता है यहाँ पर आपका क्रेचमर मिल जाता है। तो इन्होंने बांटा था शरीर की रचना के आधार पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि क्रेचमर का आधार क्या है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, शरीर रचना। पूछ सकता है आपसे ऑप्शन में कि क्रेचमर का जो व्यक्तित्व का विभाजन था वो किस आधार पर था, ठीक है। तो आप ऑप्शन पे क्या देंगे, शरीर रचना के आधार पर, ठीक है। और इन्होंने बताया कि ये प्रकार होते हैं, सुडौल काय होते हैं, लंब काय होते हैं, गोल काय होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रकार जो है इन्होंने बताए थे, किसने, क्रेचमर महोदय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। इंग्लिश में आप दे सकते हैं क्रेचमर हैज क्लासिफाइड पर्सन्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक, और यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप ऑल ऑफ दीज पर जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है टीईटी का मुख्य निम्न में से किसका मापन। देखिए आपकी जो टीईटी की परीक्षा होती है इसका मेन पर्पज किसका मापन करता है यहाँ पर आपका जो है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति में आपका ज्ञान, बोध, कौशल और जो भी उसकी क्षमताएं होती हैं उनके अंदर अंतर्निहित होती हैं, उनका हमें जो है कैसे हमें मापन करना है, वो आपका कहलाता है अभिक्षमता कहलाता है। मतलब ये हुआ कि हम केवल यहाँ पर बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी ज्ञान है, बोध है, अनुभव जो उसने सीखे हैं पूर्व में, उसका हम जो यहाँ पर पूरा जो है समेकन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्षमता बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं क्या, इंग्लिश में एप्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं, और अभिक्षमता बोलते हैं इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो भी सरकारी नौकरियों की परीक्षा होती है, तो वहाँ पर आपका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। वहाँ पर हम केवल मेंटल की जांच नहीं करते हैं, हम पूरा जो है उसका जितना भी आपका रीजनिंग लेवल है, ताकि क्षमता है, तक शक्ति क्या उसकी है, हम सब कुछ में जांचने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका जो है टीईटी में जो है अभिक्षमता का मापन करते हैं, केवल हम जो है बुद्धिमत्ता का मापन नहीं करते हैं, ना तो हम मूल्यों का मापन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका पहला है ये आपका बिल्कुल सही, बाकी आपके सारे ऑप्शन के यहाँ पर आपके गलत हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाला भी आपका हो गया यहाँ पर आपका, और हिंदी वाला भी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। देखिए अगर हम बात करें संघनन, तो संघनन जो आपका होता है
जैसे अगर हम बात कर लें जो आपका संघनन ऐसे होता है, उसमें क्या होता है, धूल के कण होते हैं, वाष्प होती है, उसमें तमाम प्रकार की जो है उसे हम बोलते हैं संघनन बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, एक जो है तमाम प्रकार की सूचनाएं होती हैं, मतलब स्मृति के रूप में। अब जब भी कभी हमें किसी समस्या का समाधान करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसी मस्तिष्क में जो हमारी व्याप्त आपकी जो सूचनाएँ हैं, उन्हीं सूचनाओं के माध्यम से करते हैं। तो ये आपका स्मृति से आपका संबंधित है, जो आपका संघनन होता है। जब कभी किसी समस्या का हम समाधान करते हैं तो उसी में से हम निकाल लेते हैं। ये आपका किससे आपका संबंधित है, ये आपका स्मृति से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, अधिगम से आपका संबंध नहीं है, अधिगम आपका सीखना होता है। और प्रेरणा आपका जो है सीखने की आपकी जो है प्रगति में आपका सहायक होती है, कि अगर हमारे पास अब प्रेरणा है, आंतरिक हो चाहे आपकी बाह्य प्रेरणा हो, तो हम जो है सीखने में रुचि बढ़िया लेते हैं। और क्रिएटिविटी आपका होता है, जो हमने पूर्व में सीखा चीज़ें हैं उसके आधार पर मौलिकता है, नई चीज़ें सीखने के लिए है, वो आपका क्रिएटिविटी में आता है। ठीक है, नया आविष्कार करना होता है, नई चीज़ों से जानना होता है, वो आपका क्रिएटिविटी में आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। बाकी आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, मेमोरी। आपका मेमोरी से आपका रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपको देगा कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा हम ध्यान ले देते हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पर बुद्धि लब्धि, 2 वर्ड आपके हैं। एक आपका यहाँ पर आपका है बुद्धि लब्धि है, और दूसरा यहाँ पर आपका होता है शैक्षिक लब्धि। ठीक है, 2 वर्ड हैं, बुद्धि लब्धि और शैक्षिक लब्धि। थोड़ा ध्यान देंगे, बुद्धि लब्धि को हम बोलते हैं क्या, IQ बोल देते हैं इसको हम, और इसे हम क्या बोलते हैं, EQ बोल देते हैं। दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है आप सभी को। तो EQ और IQ, तो कभी कभी इसके फुल फॉर्म पूछ सकता है कि IQ का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और EQ क्या होता है आपका जो है, इसको बोलते हैं आप जो है एजुकेशनल क्वेश्चन बोल देते हैं। ठीक है, शैक्षिक लब्धि बोल देते हैं। अब दोनों के फॉर्मूले की बात लें, तो दोनों के फॉर्मूले आपका जो होता है, IQ जो होता है उसको बोलते हैं मानसिक बटे क्या होता है यहाँ पर आपका, मानसिक बटे क्या होता है यहाँ पर आपका वास्तविक होता है। ठीक है, मानसिक बटे मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे क्या होता है पर आपका 100 होता है। ठीक है, और जो आपका EQ होता है इसको हम बोलते हैं क्या, आपका शैक्षिक आयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर बोलते हैं शैक्षिक आयु बटे क्या होता है, वास्तविक। मतलब दोनों में नीचे आपका तो वास्तविक होता है, लेकिन ये शैक्षिक लब्धि तो यहाँ पर आपका शैक्षिक आयु होती है। ये आपकी बुद्धि लब्धि है तो आपका यहाँ पर मानसिक होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है बटे गुणे में आपका 100 दोनों में रहता है। तो ये हमारा मेन आपका पर्पज है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका ये बुद्धि लब्धि आपका फॉर्मूला, ये आपका जो है टर्मन महोदय ने जनरेट किया था, और जो आपका शैक्षिक लब्धि का फॉर्मूला है ये आपका दे दिया था किसने, सिरिल बर्ट ने। तो आपका यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा आपका, सिरिल बर्ट आपका बिल्कुल सही है। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। देखिए, वो परीक्षण आपका उत्तम होता है जो क्या हो, वैध हो। मतलब ये कि हर जगह आपका वो फॉलो हो। फिर ऐसा नहीं कि जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है, वहाँ पर आपका ना फॉलो, किसी एक परिप्रेक्ष्य में फॉलो हो रहा हो, किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में ना फॉलो हो रहा हो। तो वैध जो जैसे आपके मैथमेटिक्स के फार्मूले होते हैं, तो होता क्या कि वो हर जगह आपके वैध होते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला है तो ट्रायंगल फिर आपका चाहे ऐसा हो, ठीक है, वो आपका वहाँ पर फॉलो करेगा। तो इस तरह से उसको बोलते हैं वैध बोलते हैं, मतलब उसकी वैधता हो। ठीक है, वैलिडिटी बोल देते हैं। विश्वसनीयता क्या है कि मतलब उस पर जो है विश्वास कर सकें। ठीक है, रिलायबिलिटी उसकी हो। तीसरा आपका वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिविटी उसकी हो। ठीक है, मतलब ये हो कि परिणाम उसके सटीक आएँ। ऐसा ना हो कि परिणाम अलग अलग जो है परिणामों में जो है अलग अलग पेचड़ों में अलग अलग परिणाम आए, तो परिणाम हमारा सेम होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी उसकी होनी चाहिए। तो तीनों आपकी जो है विशेषताएं होती हैं किसी उत्तम परीक्षण की। लेकिन जो आपका यहाँ पर अभिक्षमता है ये आपका उससे आपका रिलेटेड नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है यही आपका क्या है, ये भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर पूछा था भिन्न, थोड़ा ध्यान देंगे। तो हमें ढूंढना था भिन्न, तो उत्तम परीक्षण में ये सब आते हैं, केवल आपका अभिक्षमता नहीं आता है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। देखिए, मैंने अभी बताया था कि आपके 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका जो व्यक्तित्व होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका जो बुद्धि होता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके जो 2 आपके यहाँ पर टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा कि कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो बुद्धि के आपके सिद्धांत होते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत होता है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत होता है, बुद्धि का आपका बहुकारक होता है। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत होता है। इस प्रकार के आपके बुद्धि के सिद्धांत होते हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पर दिया गया थर्ड आपका दिया गया यहाँ पर आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये आपका जो है सिद्धांत वंशानुक्रम का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कहा था नहीं पर विशेष आप फोकस करेंगे। ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन पढ़ें उसमें हम नहीं छोड़ दें।
तो फिर आपका जो है तुरंत आप जल्दी में जो है जल्दबाजी कर देंगे, आप तो कहेंगे एक तत्व भी होता है, द्वि तत्व भी होता है, तुरंत आप टिक कर देंगे। लेकिन नहीं कह रहा तो मतलब कौन सा इसमें नहीं है। तो जो प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है ये आपका जो है वंशानुक्रम का होता है, और जो आपका प्रत्यागमन सिद्धांत जो आपका होता है ये आपका मैंने बताया कि वंशानुक्रम से है। और इसकी खास बात क्या होती है, जो मैंने इसको पढ़ा दिया है, आप इसको प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। इसमें ये कहता है कि अगर कोई किसी के पिता आपके प्रतिभाशाली हैं तो ये आवश्यक नहीं कि उसके जो है बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, मतलब इसका उल्टा होता है। प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे क्या हों, निम्न कोटि के हों, और किसी निम्न कोटि माता पिता के बच्चे क्या हों, प्रतिभाशाली, उल्टा होता है। इसे हम बोलते हैं क्या है, प्रत्यागमन का सिद्धांत बोलते हैं। और ये आपका वंशानुक्रम से आपका संबंध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर 3rd है बिल्कुल आपका सही है। कौन सा आपका है, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, ये आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो आपका हो जाएगा थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। आगे हम बढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर आपका, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। तो ये आपको जो है क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का हालांकि है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपका बाल विकास से है, तो यहाँ पर इसके बारे में पूछ सकता है आपसे जो है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी यहाँ पर नहीं है, ये आपकी ला ग्रंथि आपकी नहीं, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 3rd सही है। बाकी आपके यहाँ पर सारी की सारी आपके यहाँ पर जो है पीयूष ग्रंथि भी आपकी यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि भी आपकी अंतःस्रावी है, थायराइड भी आपके यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आपकी ला ग्रंथि जो आपकी होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये आपकी जो है नहीं होती है, आपकी यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपका, पियाजे के अनुसार संवेगात्मक अवस्था की द्वितीय अवस्था है। देखिए मैंने बताया था कि जीन पियाजे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और पियाजे को आप जो है इसको विधिवत पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बाद में हो सकता है पछताएं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीन पियाजे से। और मैंने इसके पहले बताया था कि आप जो है इसका क्लासिफिकेशन कैसे दिया गया है। एक आपका होता है 0 से 2 वर्ष होता है, दूसरा आपका जो होता है 2 से 7 वर्ष होता है, तीसरी अवस्था आपकी होती है 7 से 11 वर्ष होती है, और चौथी अवस्था आपकी 11 से आपकी 15 वर्ष होती है। और इन अवस्थाओं को आप जो है ऐसे याद कर लें, 0 से 2 आपका होता है संवेदीकामक होता है, 2 से 7 आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक होता है, और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तीसरी आपकी होती है वो आपकी होती है मूल संक्रियात्मक होती है, और चौथी आपकी जो होती है उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक संक्रिय अवस्था बोल देते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय अवस्था कौन सी, ये आपकी फर्स्ट अवस्था है और ये आपकी सेकंड अवस्था है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको चारों अवस्थाओं का क्रम मालूम होना चाहिए। तो जो आपकी दूसरी अवस्था कौन सी, आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 3rd के साथ जाएंगे। तो चारों अवस्थाओं आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3rd यहाँ बिल्कुल आपका सही है। इंग्लिश में आप दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज, आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रिया काल, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। देखिए 2 विधियाँ होती हैं आपकी जो है, व्यक्तिनिष्ठ विधि आपकी होती है, दूसरी आपकी होती है वस्तुनिष्ठ होती है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। देखिए वस्तुनिष्ठ क्या होता है, जैसे कोई अगर परीक्षण करे तो उसमें क्या होता है कि मैंने अभी बताया कि परीक्षण आपके कैसे होते हैं, वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। तो यहाँ पर परीक्षण ऐसा हो जो अगर कोई भी अप्लाई करे तो आप जो है उसका मापन आसानी से कर लें, वो आपका होता है वस्तुनिष्ठ होता है। व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है कि इसमें जो है पक्षपात हो जाता है। जैसे अगर आपका जैसे ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्यों ऑब्जेक्टिव रखे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका अगर ऑप्शन 1 सही है तो वही आपका सही है, ठीक है। उस पर आप परिणाम मतलब हर बार परिणाम आपको वही मिलेगा, वो चाहे आपका कोई एक दूसरा शिक्षक चेक करे, चाहे आपका तीसरा आपका चेक करे, चाहे आपका चौथा चेक करे। लेकिन क्या होता है कि जब व्यक्तिनिष्ठ आपका हो जाए, जैसे आपका कोई आपका लॉन्ग आंसर हो और लॉन्ग आंसर आप लिखें, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका अध्यापक चेक करेगा उस क्वेश्चन को, तो वहाँ पर होता क्या है कि जो है हर उसी क्वेश्चन को चेक करने में अगर वहाँ पर अंकन ना दिखाया जाए कि पहले किसने क्या दिया है, तो हर प्रोफेसर का, हर अध्यापक का आपका जो है अंकन का जो तरीका होगा वो अलग होगा। हो सकता है कोई 10 में आपको 4 नंबर दे, कोई आपको 10 में 7 दे, तो वहाँ पर परिणाम सबके अलग अलग हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ पर आत्मनिष्ठता का भाव आता है, ठीक है, मतलब व्यक्तिनिष्ठता हो जाती है वहाँ पर जो है, व्यक्ति का प्रभाव पड़ जाता है उस पर जो है। तो यहाँ पर देखते हैं बहिर्दर्शन क्या होता है, ये आपका वस्तुनिष्ठ आपकी विधि है। बहिर्दर्शन मतलब बाहर से जो देखते हैं, मतलब दूसरा वहाँ पर परीक्षण कर सकता है। वस्तुनिष्ठता का सीधा आपका संबंध क्या होता है कि दूसरा अगर कोई परीक्षण कर ले। बहिर्दर्शन क्या होता है, मतलब बाहर से जब देखेंगे तो वहाँ पर जो है हम परीक्षण कर सकते हैं बाहर से, तो आपका ये वस्तुनिष्ठ है। कौन सी व्यक्तिनिष्ठ है, यहाँ पर अंतर्दर्शन। अगर हम केवल अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, जो अपने अंदर की बातें हैं, अपना स्वमूल्यांकन कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो विधि क्या होती है, आपकी व्यक्तिनिष्ठ होती है, क्योंकि आप अपने बारे में कभी बुरा नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो आपका होता है व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर, इसको यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही, अंतर्दर्शन।
निरीक्षण में क्या होता है, वहाँ पर भी आपका कोई थर्ड पर्सन आपको देख सकता है, सेकंड पर्सन आपको देख सकता है। मतलब अपने के अलावा अगर आप कोई भी जो है अगर आपको जज करेगा तो वो आपको जो है क्या होता है, वस्तुनिष्ठ में आता है कि आपको वहाँ पर जो है निरीक्षण कर सकता है आपका जो है। फिर आपका प्रयोगीकरण यहाँ पर है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन भी आपका क्या होता है यहाँ पर आपका, ये भी आपकी वस्तुनिष्ठ होती है। मतलब जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं, वहाँ पर जो है व्यक्तिनिष्ठता का स्कोप नहीं होता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर थर्ड है, सॉरी सेकंड आपका जो है इंट्रोस्पेक्शन जो आपका होता है किसी चीज़ का, मतलब ये हुआ कि हम स्वयं में जान रहे हैं कि हम अच्छे हैं हम खराब हैं, तो वहाँ पर जो है क्या आता है यहाँ पर आपका जो आपका सब्जेक्टिव जाता है आपका व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत किससे है, ठीक है। देखिए अल्बर्ट बंडूरा का आपका सिद्धांत होता है वो आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। थोड़ा ध्यान रखेंगे कौन सा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो आपका सही है। अगर व्यवहारवाद की बात करें तो आपका ये वाटसन महोदय थे, ठीक है। वाटसन, अगर आपका कहीं पर व्यवहारवाद आता है तो वहाँ पर आप वाटसन के साथ हमेशा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है थर्ड है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये भी आपका नहीं है। मनोलैंगिक आपका ये भी नहीं, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा आपका जो है बहुत ही आपका कई बार आपका पूछा गया है, ठीक है। इसको बोलते क्या हैं आप, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। एक और आपका होता है मनोसामाजिक, अगर लग जाए तो वहाँ पर आपका होता है एरिक्सन महोदय आते हैं, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर आपका मनोसामाजिक किसकी हम बात कर रहे हैं, मनोसामाजिक की बात कर रहे हैं। तो अगर आपका ऐसा आता है तो महोदय कौन से आपके आते हैं, एरिक्सन आते हैं, क्या आते हैं, एरिक्सन आते हैं। और उसको आप ध्यान रखें, हो सकता है पूछ लिया आगे अगली बार कहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर आपका अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। मतलब ये कि अधिगम में पठार क्या होता है कि हमारी जो सीखने की क्षमता होती है या बच्चों की जो सीखने की क्षमता होती है उसमें क्या होता है कि रुकावट आ जाती है, कहीं कहीं आपका जो है पठार टाइप हो जाता है कि मतलब अब अधिगम की प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं रही है, ठीक है। ये अधिगम वक्र का आपका जो है चैप्टर है, ठीक है। और कई प्रकार के आपके अधिगम वक्र होते हैं, उन्नतोदर होता है, ठीक है, नतोदर होता है। तो ये आप सब जो है मैं पढ़ाऊंगा आगे जो है इसको। तो ये क्या होता है कि आपका जो है थकावट का आता है, मतलब ये कि मान लीजिए हम जो है यह बच्चा लगातार उसको हम पढ़ा रहे हैं और वो लगातार पढ़ाने से क्या होता है, अगर थक गया उसका मतलब थकान ऐसा हो कि वहाँ पर मानसिक थकान की बात कर रहे हैं, तो अगर हम थकान की बात कर लें वो भी मानसिक, तो वहाँ पर क्या होता है कि अधिगम पठार की स्थिति आ जाती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी फ्लैट हो जाती है, ठीक है। जैसे पठार होता है सपाट होता है, ठीक है, वैसे ही आपकी जो है सीखने की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होती है। तो यहाँ पर हम थकावट की बात लेंगे, तो थकावट आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो आपका सही है। यहाँ पर आपका फैटिक हो जाएगा इंग्लिश में। तो ये बहुत ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और अधिगम पठार से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे, कभी कभी आपको वक्र बनाया जाता है, वक्र के माध्यम से कहता है कि आपका कौन सा आपका अधिगम पठार का कौन सा आपका वक्र है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है। देखिए अगर हम दर्पण चित्र की बात कर लें तो यहाँ पर क्या होता है कि अधिगम अंतरण, देखिए अगर हमने मान लो कोई चीज़ सीखी है पहले, तो हमारे हाथ का हमारी आँखों का जो कोऑर्डिनेशन है सीखी हुई चीज़ों से वो किस प्रकार से है, तो जो हमने चीज़ें सीखी हैं वो अधिगम अंतरण हो पा रहा नहीं हो पा रहा है नई परिस्थितियों में। जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसका जो आपकी नई जो सर्कमस्टांसेस आ रही हैं, जो नई आपकी स्थितियाँ आ रही हैं, उसमें आप जो है उनका कोऑर्डिनेशन कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, हाथ का आँख का या जो आपने चीज़ें सीखी हैं पहले, उसे हम बोलते हैं अधिगम अंतरण। और ये जो आपका दर्पण चित्र परीक्षण होता है ये इसी पर आपका जो है इसी के मापने लिए मतलब अधिगम अंतर को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। अधिगम की गति को यहाँ पर जो है मापन के संदर्भ में नहीं किया जाता है, यहाँ पर अधिगम अंतरण। और अंतरण क्या होता है, मतलब जो आपने पूर्व में सीखा है वो नई परिस्थिति में आप उसको कैसे ले रहे हैं, आपका वो लाभ हो रहा नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है, उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है अधिगम अंतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये आपका जो है इससे आपका रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया क्लाउड पिक्चर परीक्षण इनमें से किसको मापने हेतु मापने में प्रयुक्त किया जाता है। जो क्लाउड पिक्चर आपका होता है ये आपका जो है दिया था आपका जो है ईस्टर्न महोदय ने, और ये आपका जो है व्यक्तित्व के मापन में जो है इसका प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं, व्यक्तित्व के मापन में करते हैं। थोड़ा आप ध्यान रखेंगे इसमें जो है क्लाउड पिक्चर आप जो है ध्यान रखेंगे। निरीक्षण जो आपका होता है आपका परीक्षण ये आपका जो है व्यक्तित्व मापन में होता है, और किसने दिया था, विलियम ईस्टर्न ने। आप इसको याद रखेंगे, विलियम आपके ईस्टर्न महोदय हैं, इन्होंने जो दिया था किसका, क्लाउड पिक्चर परीक्षण, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका 1 है बिल्कुल आपका सही है। आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर थोड़ा देखते हैं 16। निम्न में से कौन से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए अगर हमें किसी बच्चे का शारीरिक विकास करना है तो वहाँ पर क्या होता है कि वातावरण जो उसके परिवेश में हो रहा है वो भी उसको प्रभाव डालता है,
वंशानुक्रम मतलब जो जेनेटिक चीज़ें होती हैं, माता पिता के जो आपके जीन्स होते हैं या उनके पूर्वजों के जीन्स होते हैं, वो भी वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दो चीज़ें हो गई। ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया आपका, और क्या हो गया, हेरिडिटी हो गया। ठीक है, हेरिडिटी क्या है, मतलब जीन्स का ट्रांसफर होता है उसमें जो है, और अंशानुक्रम का वाहक जो होता है, वंशानुक्रम का वाहक वो क्या होता है आपका, अनुवांशिकता का वाहक जीन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुवांशिकता का वाहक इनमें से क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जीन बताएंगे। तो देखिए, अगर हमें बच्चे का विकास करना तो वहाँ पर मूल आपके दो होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि शारीरिक विकास की बात करें तो खेल और व्यायाम भी इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर केवल विकास होता और मेजर पहलू मांगता कि इसमें मुख्य कौन से होते हैं, तो आप बताते हैं कि यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि शारीरिक विकास कह रहा है, तो यहाँ पर आप जो है खेल तथा व्यायाम भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है, क्योंकि हमें बच्चे का करना है शारीरिक विकास। ठीक है, कौन सा डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट करना है, तो यहाँ पर आपके ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। देखिए, ये थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा मिसमैच हो गया, यहाँ पर आपका दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। तो मैंने अभी बताया कि बुद्धि लब्धि जो आपका होता है, मतलब जो आपका IQ होता है, तो ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ आपको मिला है, तो हिंदी में तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 आपका, तो मानसिक आयु को बोलते हैं यहाँ पर आप बोलते हैं मेंटल एज बोल देते हैं, और जो वास्तविक आयु उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, मतलब CA बोल देते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, गुणे आपका 100 होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है IQ का। और अभी हमने कहा था इसके पहले EQ का क्या होता है, EA बटे CA होता है, मतलब एजुकेशनल एज बटे क्या होता है आपका, क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100 होता है। तो EQ और IQ से क्वेश्चन आपके हमेशा बनते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर दो आपके सेम हो गए हैं, तो आपके यहाँ पर दोनों आपके सही मान लिए जाएंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। देखिए, अगर हम बात कर लें विचारात्मक चिंतन, तो ये क्या होता है, चिंतन का उच्चतम स्तर होता है। जो विचारात्मक चिंतन है, मतलब अगर आप कोई चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसमें चिंतन के स्तर भी होते हैं। ठीक है, अगर हम आगे पढ़ाएंगे तो उसको आप जो है वीडियोज़ में आपको मिलेगा। चिंतन जो होता है और उसमें आपका जो ये चिंतन है विचारात्मक, ये कहता है उच्चतम स्तर होता है। तो यहाँ पर जो है इसकी चर्चा जो है किसने की थी, ये आपके जॉन डीवी महोदय ने की थी। और थोड़ा ध्यान रखिए आप, अगर शिक्षा पूछे आपसे, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा था, आपका जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, शिक्षा एक कैसे आपकी ट्राइपोलर है। ठीक है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। पहले क्या माना जाता था कि आपका ये द्विध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षक और केवल शिक्षार्थी, वहाँ पर पाठ्यक्रम नहीं था। जैसे आपकी गुरुकुल पद्धति होती थी, वहाँ पर जो है कोई सर्टिफाइड आपका जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम नहीं होता, तो वहाँ बोलते थे आपका शिक्षा कैसी है, आपकी द्विध्रुवी है। तो वो कहा था आपका एडम्स महोदय ने कहा था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि द्विध्रुवी है तो क्या आप बताएंगे, एडम्स के साथ जाएंगे। और अगर आपसे कहते हैं कि त्रिध्रुवी है, ठीक है, ट्राइपोलर है, तो किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर आप जॉन डीवी के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका जो है डीवी महोदय हैं। और एक परिभाषा आपकी रॉस की आती है। ठीक है, ठीक है, चिंतन क्या है, ज्ञानात्मक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी रास की डेफिनेशन है। ठीक है, चिंतन क्या है, यहाँ पर आपका मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। कई बार आपकी परिभाषा ये पूछी गई है, और ये आपका कहा है रास ने। ठीक है, कौन सा आपका है, ज्ञानात्मक पहलू। ठीक है, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू अगर आपका मिल जाए कहीं परिभाषा में, तो आप किसके साथ जाएंगे, रास के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर ये परिभाषा जो आपकी है ये रास की है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था विचारात्मक चिंतन, तो इसका संबंध आपका जो है जॉन डीवी से है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपका, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। देखिए, आगमन और निगमन आपकी दो विधियाँ हैं, थोड़ा दोनों को समझते हैं। अगर हम आगमन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पूर्व अनुभव हैं, यानी कि एग्जाम्पल से हम कहाँ जाते हैं, नियम पे जाते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम किस पे जाते हैं, किसी एक नियम पे पहुँचते हैं। जैसे हम कहें कि राम जो है एक मतलब ये है कि राम जो है एक दिन मरेगा, श्याम एक दिन मरेगा। तो राम मरेगा, श्याम मरेगा, मोहन मरेगा, ठीक है, रमेश मरेगा। तो हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि राम, श्याम, मोहन सब क्या हैं, सारे के सारे मनुष्य हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने 4 एग्जाम्पल दिए और हमने उसके बाद कहा कि जो है सारे के सारे मनुष्य क्या हैं, मरेंगे। तो हम एग्जाम्पल से किसी नियम पे जा रहे हैं, तो ये आपका होता है आगमन होता है। निगमन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे अगर आप मैथ में, जैसे आप मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि आगमन विधि होती है, तो पहले हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से कोई एक नियम बना देते हैं। और जो निगमन होता है, पहले आपको जैसे कोई सूत्र आपको दे दिया गया, ठीक है, निगमन दे दिया गया, उसके बाद आप सवाल हल कर रहे हैं,
ठीक है, सूत्र के बेस पे। तो पहले अगर नियम से आप जो है किसी को है सेटिस्फाई करते हैं, पहले आपको नियम पता है, तो वो आपका होता है निगमन होता है। अगर आपको पहले से नियम नहीं पता है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से, पूर्व के अनुभवों के माध्यम से आप किसी निष्कर्ष पर जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं आगमन बोलते हैं। और आगमन में जो है ये चीज़ें आपकी होती हैं, प्रयोग भी होता है, उसमें हम प्रयोग करते हैं क्योंकि कई एग्जाम्पल्स होते हैं, अवलोकन भी करते हैं, मतलब देखते हैं प्रेक्षण में क्या हो रहा है, तो प्रयोग भी करेंगे यहाँ पर, अवलोकन भी करेंगे, और सामान्यीकरण करते हैं। मतलब जैसे हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो जो भी हम नियम बनाएंगे उसको हम करते क्या हैं, जनरलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन बोलते हैं कि ये जो आपका नियम बना है ये सभी के लिए आपका जनरलाइज है। उदाहरणों के बाद आप नियम पे गए और नियम को हमने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, सामान्यीकरण कर दिया। तो आपके तीनों बिंदु जो है यहाँ पर शामिल होते हैं आगमन में। लेकिन जो आपका यहाँ पर कल्पना है, कल्पना आपकी यहाँ पर नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, जनरलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर आपका इमेजिनेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 आपको दिया गया है, सॉरी 20 है। सीखी गई बात, यहाँ पर सखी नहीं, यहाँ पर आपका सीखी है, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो है ये आपका थोड़ा सीखी है, सखी नहीं है, सीखी बात है। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, मतलब ये हुआ कि जो है जो बातें कोई सीखता है उसमें धारण करना और पुनः स्मरण करने की असफलता, मतलब जो हमने पहले चीज़ें सीख ली हैं और उनको जो है हम दोबारा से याद नहीं कर पा रहे हैं। हमने पहले सीखा है लेकिन उनका हम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम बोलते क्या हैं, विस्मृति बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका स्मृति और विस्मृति से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। स्मृति के अंग भी पूछता है, ठीक है, स्मृति के अंग भी पूछता है। तो ये स्मृति और विस्मृति ये आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये कई बार आपका जो है सुपर टेट पूछा गया है और टेट में भी पूछा गया है। तो हम यहाँ पर जो है किसके साथ जाएंगे, विस्मरण, मतलब जो आपका यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर शायद यहाँ पर जो है सेकेंड है, थोड़ा यहाँ पर क्रमांक चेंज है, इसको हम बोलते क्या है, विस्मरण बोलते हैं। तो अगर हम चीज़ों को याद कर पा रहे हैं जो पूर्व में सीखी गई हैं तो उसे हम बोलते हैं स्मृति बोलते हैं। और यहाँ पर अगर असफल हो रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर देखते हैं वर्ड क्या लिखा है, असफल होना लिखा है, ठीक है। अगर सफल होता तो यहाँ पर हम जाते हैं स्मृति के साथ, लेकिन यहाँ पर आपका क्या लिखा है, असफल लिखा है, तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, विस्मृति के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया विस्मरण है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो यहाँ पर आप सीधे फॉर्मूला आपको पता है, हमने कहा था कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है, IQ बराबर होता है यहाँ पर आपका मेंटल एज, मतलब MA बटे क्या होता है यहाँ पर आपका CA गुणे 100 होता है, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो MA आपका यहाँ पर दिया गया है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु यहाँ पर आपको 8 दी गई है और मोहन आपका 5 वर्ष का है, गुणे आप यहाँ पर 100 कर देंगे, 5 से काटेंगे यहाँ पर आपका 20 आएगा और 20 अट्ठे यहाँ पर आपका 160। 160 आपका ऑप्शन में मैंने दिया नहीं, तो यहाँ पर आपका 160 होगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके नहीं मिल रहे हैं, तो आपका 160 आपका यहाँ पर उत्तर आएगा। काट पीट के आपका गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर आपका रोसा इंक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसको मापने हेतु किया जाता है। मतलब यह कि जो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण होता है ये किसके मापने में हम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें रोसा स्याही जो आपका इंक जो आपका टेस्ट होता है ये आपका जो है सीधा सीधा अगर देखें तो ये आपका जो है व्यक्तित्व के मापन के लिए होता है। और थोड़ा हम ध्यान देंगे जो व्यक्तित्व के मापन की जो आपकी विधियाँ होती हैं, जैसे आपका होता है 16 PF आपका टेस्ट हो जाता है, ठीक है, आपका TAT है, CAT है, तो ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, आपके व्यक्तित्व मापन के होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर रोसा स्याही धब्बा परीक्षण आपका हो गया, इसको बोलते हैं रेसा ब्लॉक इंक टेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका होता है एक व्यक्तित्व का मापन TAT होता है और दूसरा आपका इसके अलावा CAT होता है, ठीक है। 16 PF आपका होता है, 16 PF आपका एक टेस्ट होता है, ठीक है, 16 PF। इसमें दो तरीके होते हैं, एक होते हैं आपके प्रक्षेपी होते हैं, प्रक्षेपी विधियाँ होती हैं मापन की, दूसरी आपकी होती हैं वस्तुनिक विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। इसका मैं वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, पढ़ा करके बाकायदा इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन TAT का पूरा नाम पूछ लेता है कभी कभी, तो TAT का पूरा नाम होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। T से थीमेटिक, A से अपरसेप्शन, T से टेस्ट होता है। CAT क्या होता है, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट होता है। और ये आपका दूसरा आपका 16 PF टेस्ट आपका, ये आपके सारे सारे व्यक्तित्व मापन में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से आपका रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट भी आपका जो होता है ये भी आपका व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट आपका है TAT CAT, ठीक है। और जो आपका टैट है इसको दिया था मोरे और मार्गन ने दिया था। जो आपका कैट है इसको आपको दिया था लियोपोल्ड बेलाग ने दिया था। तो आपको सारे के सारे आपको जो यहाँ पर ऑप्शन में बता दे रहा हूँ कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है विस्मृति का कारण नहीं है।
मतलब यह कि विस्मृति का कारण नहीं है, किस कारण जो है विस्मृति नहीं होती है। स्मरण करने की इच्छा, सीखने में कमी दिखेगा, सीखने में कमी होगी तो यहाँ पर हम विस्मरण कर जाएंगे। मानसिक अगर द्वंद होगा तब भी यहाँ पर हम विस्मरण कर जाएंगे चीज़ों को, और अगर यहाँ पर सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ होंगी तब भी यहाँ पर हम सीख नहीं पाएंगे। लेकिन जो आपका स्मरण करने की इच्छा है ये आपका विस्मृति का कारण, अगर आपकी सीखने स्मरण करने की इच्छा है तो विस्मृति होगी ही नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 क्या यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है, वो आप कहलाता है सांख्यिकी। और थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका बाल विकास का आपका पेपर है तो यहाँ पर आपका जो है माध्यिका, बहुलक और मध्यांक ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मतलब यह कि माध्य बिंदु हो सकता है, इसको हम बोलते क्या है समांतर माध्य बोल देते हैं, माध्य, बहुलक और माध्यिका, ये तीनों आपसे पूछ सकता है। इसको किस में आपके आते हैं, तीनों में आपका सांख्यिकी में आते हैं। तो हमको 3 चीज़ें पढ़नी, कौन कौन सा आपका माध्य पढ़ना है, ठीक है, और माध्यिका आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका बाल विकास में पूछ सकता है, चाहे आपका प्राइमरी को हो। ठीक है, माध्यिका, और तीसरा आपका होता है बहुलक। तो ये आपके तीनों जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है सांख्यिकी में, तो ये आपका सांख्यिकी में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। देखिए थोड़ा यहाँ पर इसमें बुद्धि परीक्षण और व्यक्तित्व के आपके मिला के दिए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपके बुद्धि परीक्षण हैं और व्यक्तित्व परीक्षण हैं, इन सबको आपको एक कंपाइल कर लेना है कि कौन कौन से आपके बुद्धि परीक्षण हैं, कौन कौन से आपके जो है व्यक्तित्व परीक्षण हैं। इसको मैं जो है वीडियो के माध्यम से आपको जो है बता दूंगा और इसको मैं पढ़ा दूंगा विधिवत, जिससे कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। तो जो आपका 16 PF है ये आपका जो है पर्सनालिटी टेस्ट है, मतलब आपका व्यक्तित्व परीक्षण है। TAT भी आपका होना था कि आपका व्यक्तित्व परीक्षण है। ड्रा ए मैन आपका भी जो है क्या है का है, ये आपका व्यक्तित्व परीक्षण है। तो ये आपके तीनों जो हैं ये आपके व्यक्तित्व परीक्षण हैं। तो भिन्न कौन सा आपका बना, मतलब 3 आपके एक जैसे हैं, लेकिन जो आपका रेवन का आपका जो टेस्ट है ये आपका जो है बुद्धि परीक्षण है, वो भी कैसा आपका है, ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि परीक्षण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, उसमें प्रशासन की दृष्टि से होता है, ठीक है, शाब्दिक अशाब्दिक होता है, ठीक, और प्रस्तुतिकरण होता है 2, मतलब प्रस्तुतिकरण के आधार पर और प्रशासन के आधार पर। तो प्रस्तुतिकरण में आपका यहाँ पर देखिए शाब्दिक और अशाब्दिक आपका आता है, प्रशासन में आपका होता है व्यक्तिगत और सामूहिक आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 2 क्लासिफाइड हैं। मैंने बताया कि बुद्धि भी आपके 2 प्रकार से बटी है, जो है प्रशासन के आधार पर आपके 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक होते हैं, और प्रस्तुतिकरण के आधार पर आपके 2 होते हैं, आपका कौन कौन सा, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, तो ये आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है रेवन का। तो इसको जो है हम यहाँ पर इसमें कह रहा कौन सा भिन्न था, तो आपका यही है, बाकी आपके सारे के सारे आपके जो है पर्सनालिटी टेस्ट हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक निकालना है। तो थोड़ा इसको हम ले लेते हैं 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए जब भी मध्यांक आप निकालें तो सबसे पहले करते क्या है कि उसको आरोही या अवरोही क्रम में कर लें। अगर आप एक क्रम में नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि उसका जो है यहाँ पर आरोही या अवरोही क्रम निकाल लेते हैं। ठीक है, आसान तरीका है। उसके बाद करते क्या है कि यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि इधर से आप 2 छोड़ दीजिए अंक, और इधर से आप 2 छोड़ दिए, मतलब इधर से 7, 8 को छोड़ दिया हमने, इधर से हमने 11 और 12 को छोड़ दिया। बीच में बचा कितना आपका 10 और 9, मतलब यह कि 2 आपके डाटा बचे। अब दोनों को जोड़ के यहाँ पर हम आधा कर देंगे, 9 + 10/2 कर देंगे, तो ये आपका 19 हुआ, 19/2 आपका हो जाएगा। काटेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 9.5, मतलब 9.5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल आपका सही है। इस प्रकार से हम यहाँ पर मध्यांक निकाल लेंगे। आगे हम देखते हैं, सूझ पर अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए मैंने बताया था कि अगर हम बात कर लें अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, चाहे आप अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहें चाहे सूझ का सिद्धांत कहें, तो ये किया था जो है कोहलर महोदय ने। और कोहलर महोदय ने किस पे प्रयोग किया था, मैंने बताया था कोहलर महोदय का जो प्रयोग था वो आपका था वनमानुष पे था। किस पे था आपका, वनमानुष पे। तो आपसे पूछ सकता है कि कोहलर महोदय ने किस पर प्रयोग किए थे अपना, तो आप क्या बताएंगे, वनमानुष पे किए थे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देने की बात, इनका सिद्धांत का नाम क्या है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। और दूसरी बात है कि ये कोहलर किससे आपके रिलेटेड हैं, और मैंने कहा था कि ये जो आपके हैं गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवाद क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को जो है समग्रता में देखना, खंड खंड हमको नहीं देखना, हमको समग्रता में देखना है, मतलब पूर्णता की बात करते हैं। अगर हम गेस्टाल्टवाद की बात कर लें तो जितने भी गेस्टाल्टवादी हैं, चाहे आपके कट हों, चाहे आपके कोहलर हों, चाहे आपके कोफका हों, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके जो है ये गेस्टाल्टवादी हैं। और गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि हम पूर्णता की बात करें, समग्रता की बात करें, हम किसी चीज़ को खंडों खंडों में ना देखें। तो यहाँ पर ये आपके गेस्टाल्टवाद जो आपके वैज्ञानिक हैं, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं,
और कोहलर ने किया था। तो ये आप जो है ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है, मतलब ये हुआ कि मैकडूगल ने जो है जो आपकी मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं उनका संबंध किससे होता है। तो ये क्या होता है कि ये संवेग होते हैं। जैसे आपका बच्चा अगर वो भूखा है तो उसकी क्या संवेग मतलब क्या, उसको भूख लगी है और जैसे ही भूख लगी वैसे उसने क्या किया, आपका जो है रोना चालू कर दिया, चिल्लाना चालू कर दिया। तो सारी की सारी जो आपकी प्रवृत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी संवेग से, आपकी मतलब इमोशंस। जैसे आपका कोई भय है तो वो क्या, उसके इमोशंस ही तो हैं। इमोशन से हम जानते हैं कि आपका ये भय आपका आ रहा है, तो इमोशन से आपके सब जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका संवेग है, इससे आपका हो जाएगा। संज्ञान से यहाँ पर आपको कोई मतलब नहीं है, चिंतन से भी आपको कोई मतलब नहीं है, संवेदना से आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन गलत हैं, केवल आप संवेग के साथ जाएंगे, मतलब इमोशन के साथ जाएंगे। इमोशन से ही आपकी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, 14 प्रवृत्तियाँ, वो आपकी यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है और अगर उस छोटे बच्चे को आप किसी वस्तु की आवाज़ सुना दें और उसके बाद आवाज़ सुनाने के बाद उस बच्चे को वहाँ से हटा दें आप, या तो फिर आप कहीं दूर चले जाएं और उसके बाद जो है आप उसी आवाज़ को निकालें जो बच्चे ने अभी सुना था। तो बच्चा जब भी आप आवाज़ वो बजाएंगे या करेंगे तो आप जो उसकी आवाज़ है वो बच्चा उससे कनेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे होता क्या है कि वो मम्मी की आवाज़ को पहचान जाता है कि जब पिता बुला रहे हैं पिता की आवाज़ को पहचान जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसने पहले से आवाज़ सुनी है, उसके पहले से पूर्व अनुभव हैं और उसके आधार पर जो है चीज़ों को वो जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं, या इसको हम प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। मतलब परसेप्शन बन जाता है पहले से एक। ठीक है, कि ये अमुक वस्तु की आवाज़ है, ये बंदूक की आवाज़ है, तो बच्चा वो पहचान लेता है। इसी को हम बोलते क्या हैं, पूर्व में सीखे गए जो चीज़ें संवेदनाएं हैं उनको जो है हम प्रकट कर देते हैं, उनको अर्थ प्रदान कर देते हैं। उसे हम बोलते क्या हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं परसेप्शन बोल देते हैं। तो ये आपके जो है यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर 1 आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपके रहे 30 क्वेश्चन आपके रहे और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी बेहतर समझ आपकी स्थापित हुई होगी। और ये अभी जो आपके यूपी टेट 2021 की परीक्षा जो हुई थी 22 में, तो मैंने प्राइमरी का और दोनों जूनियर का करवा दिया है। तो आपको इस सेशन से आपको लाभ मिलेगा और मैं जो भी इसमें वीडियोस लाने की आवश्यकता होगी वो मैं आवश्यकता अनुसार लाता रहूँगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक आप काम कर सकते हैं कि जो भी आपको आवश्यकता लगती है कि हमको इस पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि हमको इस अमुक लेसन पर या अमुक टॉपिक पर वीडियो चाहिए बेहतर समझ के साथ। तो मैं उसको जो है आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा और चैनल पर आप उसको जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस सेशंस को जो भी आपके साथी सहपाठी हों, चाहे आप बीएड कर रहे हों, चाहे डीएड कर रहे हों, चाहे किसी सेमेस्टर में हो, या फिर आप सरकारी शिक्षक हैं, किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी में, जूनियर में, तो आपको टेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़ जाएं और अपना नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि जब भी मैं यहाँ पर कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जो है वो मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं और आप गारंटीड आप जो है परीक्षा में सफल होंगे अगर बेहतर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें कंसाइज पढ़ना है और स्मार्टली पढ़ना है। अगर हम स्मार्टली नहीं पढ़ेंगे तो इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, इतना ज़्यादा आपका सिलेबस दिया गया है, फिर आप पढ़ते ही रहेंगे, आप जो है टेट के लेवल का नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले हमारा प्रयास है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जो है थोड़ा एक जो है आपको प्रैक्टिस करवाई जाए कि आपको कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है और कैसे जो हमें अपना माइंड मैप बनाना है कि हम जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से जो भी उसके सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको समेटने का प्रयास कर लें। तो सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।